हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा विहार। तो आज हमारी 11th क्लास है एमटीएस इंग्लिश सीरीज़ की। हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। ओके ओके द टीचर प्रेज्ड माया फॉर हर डैश आंसर ड्यूरिंग द डिस्कशन। ठीक है, तो माया की टीचर ने उसकी तारीफ करी है क्योंकि उसने एक सर्टेन तरीके का आंसर दिया है ड्यूरिंग द क्लास डिस्कशन। ओके, ऑप्शंस देखें। स्लिपरी, स्लिपरी नहीं हो सकता। एक सेकेंड, स्लिपरी नहीं हो सकता। स्लिपरी का मतलब आपको पता ही है, मतलब इसको हम लिखे भी क्या, फिसलने लायक। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, थॉटफुल, राइट, थॉटफुल होगा क्योंकि थॉटफुल मतलब विचार करके, ठीक है, विचार विमर्श करके जवाब देना। ठीक है, डस्टी मतलब जिसमें धूल लगी हो, नॉइजी मतलब शोर करने वाला, तो ऐसा जवाब तो वो देगी नहीं। स्लिपरी, डस्टी, नॉइजी, कैसा जवाब देगी? थॉटफुल, विचार विमर्श करके अगर वो जवाब देगी तभी ना उसकी मैम उसकी सराहना करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट, rectify the sentence by selecting the correct option to replace the underlined word. Okay, everyone congratulated Akira over winning the award. ठीक है, तो यहाँ पे जो गलत वर्ड है हमारा ओवर है। ठीक है, अब हम देखते हैं राइट प्रपोजिशन यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो everyone congratulated Akira ऑन विनिंग द अवार्ड, ऑप्शन ए। ठीक है, मतलब उसके जीतने पर, उसके अवार्ड, उसके पुरस्कार जीतने पर सबने अकीरा को बधाई दी। ठीक है, एवरीवन कॉन्ग्रेचुलेट अकीरा विथ विनिंग द अवार्ड या टू विनिंग द अवार्ड, ये अबाउट नहीं होगा। ठीक है, उसके क्या करने पर। ठीक है, तो क्या करने पर, अवार्ड जीतने पर। ओके, तो यहाँ पे ऑन आएगा। नेक्स्ट, रीअरेंज ऑल द सेगमेंट्स टू फॉर्म अ कोहेरेंट स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये हमारा PQRS वाला क्वेश्चन है, तो हम देखते हैं। In the study, which were unexpected, revealed several patterns, the data analysis. तो यहाँ पे लगी रहेगी डी से शुरू करना सही रहेगा। ठीक है, द डेटा एनालिसिस से करना शुरू रहेगा। अब हम ऑप्शंस देखें तो ए और बी तो ऐसे एलिमिनेट हो गए हमारे, बचा क्या, सी और डी। ठीक है, अब हम देखते हैं, इन्हीं को हम वेरीफाई करते हैं कि ये बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। तो द डेटा एनालिसिस रिवील्ड सेवरल पैटर्न्स इन द स्टडी विच वर अनएक्सपेक्टेड। तो सी तो नहीं होगा। ठीक है, ये मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन डी ही हमारा होगा। एक बार चेक कर लें हम, द डेटा एनालिसिस इन द स्टडी revealed several patterns which were unexpected. Right, option D is the right answer. Next, choose the correct option। यहाँ पे आर्टिकल का क्वेश्चन है, we live in an apartment next to dash church where all the town meetings are held। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत जन क्या करेंगे, next to a church लगा देंगे। ठीक है, अ गलत होगा, एन तो होगा नहीं, और नो आर्टिकल नहीं है, यहाँ पे आर्टिकल का यूज है। ठीक है, तो अ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब समझते हैं हम। देखिए, यहाँ पे वो अपने घर की लोकेशन बता रही है, वो अपने अपार्टमेंट की लोकेशन बताया जा रहा है। ठीक है, तो वी लिव इन एन अपार्टमेंट नेक्स्ट टू द चर्च होगा। ठीक है, नेक्स्ट टू द चर्च वेयर ऑल द टाउन मीटिंग्स आर हेल्ड। ठीक है, यहाँ पे वो अपने घर की लोकेशन के बारे में बता रही है कि वो उसका अपार्टमेंट जो है एक चर्च के बगल में है जहाँ पे टाउन मीटिंग्स हेल्ड होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये सारी चीज़ें किस पे पॉइंट कर रही हैं कि एक स्पेसिफिक चर्च के बारे में बात हो रही है। तो जब भी किसी स्पेसिफिक लोकेशन, पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात होती है, ठीक है, तो वहाँ पे द आएगा, डेफिनेट आर्टिकल आएगा। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन नहीं आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट, विच सेंटेंस यूजेस द प्रपोजिशन करेक्टली। ओके, I arrived at my friend's place from the morning. I arrived my place in the morning. I arrived at my friend's place to the morning. I arrived at my friend's place at the morning। ठीक है, तो देखिए फ्रॉम और टू तो कभी द मॉर्निंग के साथ या द नाइट कुछ भी पार्ट ऑफ द डे के साथ नहीं लगता। ठीक है, अब इन द मॉर्निंग होगा या एट द मॉर्निंग होगा। देखिए, जो आपका इन द मॉर्निंग है ना, वो आपका बता रहा है पार्ट ऑफ डे। ठीक है,
दिन का कोई भी पार्ट, चाहे वो मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो, इवनिंग हो, या फिर आपका लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। और दूसरा आपका एट द मॉर्निंग हम जब कहते हैं तो ये इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि एट हम यूज़ करते हैं, जो एट का यूज़ है ना, ये गलत है। क्योंकि एट का जो यूज़ है वो आपका एग्जैक्ट टाइम के लिए होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये लिखा होता आई अराइव्ड एट माई फ्रेंड्स प्लेस एट 11 AM, ठीक है, इन द मॉर्निंग, तो वो एक अलग चीज़ होती। पर मॉर्निंग के साथ द मॉर्निंग जैसे है यहाँ पे, तो इसके साथ कभी एट नहीं आएगा, एग्जैक्ट टाइम के साथ एट आएगा। ठीक है। जैसे कि एट नून। ठीक है। एट नून क्यों? क्योंकि नून का मतलब होता है एग्जैक्टली 12 PM। ठीक है। ऐसे एट नून। ठीक है। पर इन द आफ्टरनून। ठीक है। क्योंकि आफ्टरनून मतलब 12 बजे के बाद, अब 12 बजे के बाद कुछ भी हो सकता है। ठीक है। 12 बजे के बाद एक दो, ठीक है, 3 बजे, जितने भी बजे, पर वो आफ्टरनून का पार्ट है। ठीक है। तो वो एक लॉन्गर पीरियड है, वो एक समझिए आपका 3 to 4 आवर्स का विंडो है। ठीक है। तो वहाँ पे इन आएगा क्योंकि लॉन्गर पीरियड है, वहाँ पे एग्जैक्ट स्पेसिफिक टाइम की बात नहीं करी जा रही। तो द राइट आंसर इज आई अराइव्ड एट माई प्लेस इन द मॉर्निंग। ओके। नेक्स्ट, चूज द मोस्ट appropriate ऑप्शन। ठीक है। द फॉलोइंग संडे राधा केम डैश बिट अर्लियर देन यूजुअल। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक ही चीज़ आएगा, द फॉलोइंग संडे राधा केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल। अ बिट का मतलब होता है स्लाइटली। ठीक है। स्लाइटली या लिटिल बिट, ऐसा थोड़े से के लिए वो जल्दी आ गई थी। ठीक है। अपने यूजुअल टाइम से। एंड इन द, ये सब कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट, मेक्सिको सिटी इज़ द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन डैश वर्ल्ड। ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी आएगा, द आएगा, क्योंकि ये देखिए, अब मेक्सिको सिटी है, ठीक है, ये एक रियल प्लेस है, ये एक रियल लोकेशन है, मेक्सिको। ठीक है। ये जो वर्ल्ड है, अब हम जब वर्ल्ड कह रहे हैं तो हम वर्ल्ड का रेफरेंस किससे कह रहे हैं? हम कह रहे हैं अर्थ से। ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा वर्ल्ड के साथ, ठीक है, द जो है वर्ल्ड, ठीक है, सन, मून, क्योंकि ये सब एक ही चीज़ है, ये सिर्फ एक एंटिटी है। ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक एंटिटीज है, तो इनके साथ द आएगा। पर अगर हम वहीं यहाँ पे अगर सेंटेंस लिखा होता, शी लिव्स इन डैश वर्ल्ड ऑफ हर ओन, यहाँ पे क्या आता? क्या यहाँ पे शी लिव्स इन द वर्ल्ड ऑफ हर ओन आता? नहीं आता। क्योंकि ये देखिए, शी लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ हर ओन मतलब कि वो अपनी ही दुनिया में रहती है। ठीक है। ये एक इमेजिनरी चीज़ है। ठीक है। यहाँ पे जो रेफरेंस है वो इमेजिनरी है, वो रियल नहीं है। तो उसकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं हो सकती, वो कोई स्पेसिफिक एंटिटी नहीं है। ठीक है। जैसे जब हम यहाँ पे वर्ल्ड की बात कर रहे थे, यहाँ पे वर्ल्ड एक स्पेसिफिक एंटिटी है, मतलब कि अर्थ पे मेक्सिको सिटी जो है वो सबसे पॉपुलर सिटी है। ठीक है। पर यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो रेफरेंस बन रहा है वो इमेजिनरी बन रहा है। ठीक है। तो जो चीज़ इमेजिनरी है उसका ना तो कोई स्पेसिफिक लोकेशन होगा, ठीक है, ना कोई उसकी डेफिनेट एंटिटी होगी। ठीक है। तो यहाँ पे इन अ वर्ल्ड ऑफ आवर ओन आएगा। पर अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे इन द वर्ल्ड आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि सेंटेंस क्या कहना चाहता है। ठीक है। ऐसे ही आपका आर्टिकल का यूज़, प्रेपोजिशन का यूज़ बदलता है। आपको सेंटेंस को समझना है। ठीक है। जब तक आप सेंटेंस नहीं समझेंगे आप ये नहीं समझ सकते कि क्या आएगा। ठीक है। हम आगे भी प्रेपोजिशंस में देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, डैश एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। ठीक है। अगेन यहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ सेंटेंस है। यहाँ पे बहुत जन क्या करेंगे, ए लगा के आ जाएंगे, अ लगा के आ जाएंगे। ठीक है। वो नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा द। क्योंकि जब द, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एयर की क्या, एयर की क्वालिटीज़ के बारे में बात की जाइए कि एयर जो है वो फ्रेश है और स्वीट है। ठीक है। यानी कि ये एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की बात कही जा रही है, किसी पर्टिकुलर एटमोसफेयर की बात कही जा रही है। जैसे हम कहते हैं ना कि अरे आज तो
जैसे हम कहते हैं ना कि आज तो मेरी लोकेलिटी में बहुत अच्छी हवा चल रही थी, ठीक है, आज मौसम बहुत अच्छा था, ठीक है, पर हो सकता है कि उसी सिटी के सेम मतलब उसी सेम सिटी में किसी और जगह उतना अच्छा वेदर ना रहे, ठीक है, उस पार्ट ऑफ द सिटी में वेदर अच्छा रहे, ठीक है, मे बी नॉर्थ दिल्ली में वेदर अच्छा है, साउथ दिल्ली में वेदर अच्छा नहीं है, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे द इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट, ठीक है, चलिए एनवायरनमेंट की बात हो रही है, ठीक है, कि वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही फ्रेश और स्वीट था, ठीक है, यहाँ पे एन एयर वाज मतलब एन एयर नहीं आ सकता, ठीक है, ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे एन आएगा क्योंकि एयर है, नहीं, यहाँ पे द आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका सॉरी यहाँ पे आपका द आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, Alfred said, "Look, the child dash." ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, कि अल्फ्रेड ने कहा देखो वो बच्चा, ठीक है, यानी कि एक तो पहली बात कि ये प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंटली ये चीज़ हो रही है प्रेजेंट टेंस में। दूसरी चीज़ कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा क्योंकि उसने कहा कि देखो वो बच्चा, यानी वो बच्चा कुछ कर रहा है, ठीक है, वो बच्चा उस टाइम पे ही कुछ कर रहा है, वो चीज़ अभी ही हो रही है, दैट एक्शन इज हैपनिंग नाउ, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, लुक द चाइल्ड क्राइड आएगा, क्राइड आपका सिंपल पास्ट होता है, ठीक है, तो ये तो नहीं आएगा, ऐसे भी पास्ट नहीं आएगा। इज क्राइंग, राइट, इज क्राइंग आएगा क्योंकि इज क्राइंग क्या है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है। दूसरी चीज हैज क्राइड नहीं आएगा, हैज क्राइड आपका आपका जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, ठीक है, और ये आपका क्राइज आपका सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, तो इज क्राइंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दे वर अक्यूज्ड डैश वायलेटिंग द कंपनीज कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे अब आपका हमें प्रिपोजिशन लगाना है, तो अक्यूज के साथ देखिए दो प्रिपोजिशन लगते हैं, एक तो आपका लगता है अक्यूज्ड ऑफ, ठीक है, दूसरा आपका लगता है अक्यूज्ड अक्यू सॉरी एक सेकेंड, अक्यूज्ड टू, ठीक है, अक्यूज्ड ऑफ लगता है जब हम किसी का क्राइम बताते हैं, शो क्राइम, ठीक है, कि क्राइम या मिस्टेक क्या ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उस पर हमने एक्यूजेशंस लगाए हैं, एलिगेशंस लगाए हैं, ठीक है। अक्यूज टू मतलब सॉरी, अच्छा सॉरी सॉरी एक हमसे गलती हो गई, अक्यूज्ड टू नहीं होगा, सॉरी, अक्यूज्ड बाई, सॉरी अक्यूज के साथ बाई लगता है, बाई हम तब यूज करते हैं कि किसने उसको अक्यूज किया, किसने उस पे चार्जेस लगाए, हु मेड द चार्ज, ठीक है, इल्जाम किसने लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दे वर अक्यूज्ड डैश वायलेटिंग द कंपनीज कोड ऑफ कंडक्ट, तो यहाँ पे वायलेटिंग द कंपनीज कोड ऑफ कंडक्ट आपका मिस्टेक है या क्राइम है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका अक्यूज्ड ऑफ आएगा, राइट, तो अक्यूज्ड ऑफ इज द राइट आंसर। अक्यूज्ड बाय नहीं होता, अगर ऐसा लिखा रहता कि देवर अक्यूज्ड बाय, देवर अक्यूज्ड बाय द मैनेजर फॉर वायलेटिंग द कंपनीज कोड ऑफ कंडक्ट, वो एक अलग चीज होता, ठीक है, वहां पे अगर मेंशन होता है कि किसने चार्जेस लगाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच एडजेक्टिव करेक्टली रिप्लेसेस द रॉन्ग वन, ठीक है, तो यहाँ पे एक सेंटेंस गिवन है, द लॉयर प्रेजेंटेड अ वीक आर्ग्यूमेंट परsuading द ज्यूरी विद स्ट्रॉन्ग एविडेंस, ठीक है, तो अब हम देखें कि पहले बात तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ गलती है। परsuading का मतलब होता है आपका मनाना किसी को, ठीक है, जूरी आपका होता है ग्रुप ऑफ आपका ये जजेस, ठीक है, तो द लॉयर प्रेजेंटेड अ वीक आर्ग्यूमेंट परsuading द ज्यूरी विद स्ट्रॉन्ग एविडेंस, ठीक है, तो क्या कोई लॉयर जो ज्यूरी है जो जजेस है उनको मना सकता है, ठीक है, कि मेरा जो आर्ग्यूमेंट है वो सही है, अगर उसका आर्ग्यूमेंट वीक रहेगा तो वो मना सकेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, उसका आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग होगा तभी ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है ना परsuading द ज्यूरी विद स्ट्रॉन्ग एविडेंस, ठीक है, यानी कि उसके पास जो एविडेंस थे वो भी स्ट्रांग थे और
वो और उसकी आर्ग्यूमेंट भी स्ट्रांग होगी, तभी ना वो जूरी को मना पाया, जजेस को मना पाया। तो यहाँ पे वीक नहीं होगा, ठीक है, वीक यहाँ पे गलत है आपका। एक सेकंड, मैं इसको रेड से अंडरलाइन कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे वीक गलत है, ठीक है। अब हमें देखना है कि सही क्या होगा। तो सही आपका होगा ए, कन्विंसिंग, ठीक है। ठीक है, बी सी डी में फ्रजाइल, पुअर, फीबल लिखा हुआ है, ये सब का मतलब कहीं ना कहीं वीक होता है, ठीक है। और कन्विंसिंग का मतलब आपका हो गया कि ठोस, ठीक है। तो ये आपका सही है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दिया तब जाके जूरी को हम, मतलब जो लॉयर था उसने मना पाया, ठीक है। नेक्स्ट, select the most appropriate option to rectify the given sentence. The experiment resulted with a significant increase in efficiency, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे गलती है, ठीक है। अब कहाँ गलती है, यहाँ पे गलती है रिजल्टेड विथ में, रिजल्टेड विथ नहीं होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि रिजल्टेड के साथ आपका क्या आ सकता है। देखिए, एक तो आएगा आपका रिजल्टेड इन, ठीक है, एक आएगा आपका रिजल्टेड फ्रॉम। रिजल्टेड इन कब यूज होता है हमारा, जब पहले कॉज लिखा हो, ठीक है, फिर इफेक्ट हो, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम दें, हार्ड वर्क रिजल्टेड इन सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हार्ड वर्क जो है आपका कॉज है, और सक्सेस क्या है, उसका इफेक्ट है, ठीक है। इसी तरीके से रिजल्टेड फ्रॉम, ठीक है, रिजल्टेड फ्रॉम में क्या होता है कि कोई इफेक्ट होता है और उसका इफेक्ट पहले लिखा रहता है, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड, मैं एक चीज़ यहाँ पे चेंज कर दूँ वरना आपको दिक्कत होगी, जो कि कोलन्स यूज कर लेते हैं हम, ठीक है। इफेक्ट पहले होगा, कॉज बाद में होगा, ठीक है। जो कॉज है वो बाद में आएगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे सक्सेस रिजल्टेड फ्रॉम हार्ड वर्क, ठीक है। यानी कि कठिन परिश्रम करने से ही सफलता, सॉरी, कठिन परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है ना। तो देखिए, यहाँ पे दोनों का मीनिंग सेम है, पर सेंटेंस फॉर्मेशन अलग है। यहाँ पे सक्सेस जो है वो आपका इफेक्ट है, हार्डवर्क यहाँ पे कॉज है। कैसे अलग है, यहाँ पे अलग है। कठोर, जैसे यहाँ पे क्या, इसका मतलब हो गया कठिन परिश्रम जो है सफलता में, सफलता में परिमाण, मतलब जो हमारा परिमाण परिणाम है वो सफलता होता है, उसका कठिन परिश्रम का जो परिणाम होता है वो सफलता होता है। यहाँ जो है आपका सफलता जो है कठिन सफलता का परिणाम कठिन परिश्रम से मिलता है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, तो एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट जो था रिजल्टेड विथ तो नहीं आएगा, अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपका कॉज है एक्सपेरिमेंट वो पहले है, इफेक्ट क्या है उसका कि एफिशिएंसी में सिग्निफिकेंट इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ए आएगा या बी आएगा, सी और डी तो ऐसे भी एलिमिनेटेड है। यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन बी, द एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एफिशिएंसी, ठीक है। नेक्स्ट, ही इज़ वेरी गुड इन प्लेइंग टेनिस। अब यहाँ पे एरर है, हमें वो चीज़ समझनी है कि कहाँ एरर है। अब देखिए, गुड के साथ ना आपका दो चीज़ आ सकता है, एक तो आपका आ सकता है एट, और एक आ सकता है आपका गुड फॉर, ठीक है। सबसे जो कॉमन जनरल यूज है वो इसका है। बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि ही इज गुड डैश मैथ्स, ठीक है, लोग क्या लगा के आते हैं, इन नहीं होगा, ही इज गुड एट मैथ्स। जब हम किसी के स्किल या एबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एट आता है, इन नहीं आता, ठीक है। गुड फॉर आज जैसे हो गया आपका एप्पल्स आर गुड, सॉरी, apples are good for
योर हेल्थ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपकी सेहत के लिए सेब अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसी बेनिफिशियल बेनिफिट या आपका कह लीजिए सूटेबल, ठीक है, क्या सूटेबल होगा उसके लिए हम गुड फॉर इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ही इज़ वेरी गुड इन प्लेइंग टेनिस, तो इन में गलती है, यहाँ पे आएगा ही इज़ वेरी गुड एट प्लेइंग टेनिस। ठीक है, ए बी सी ये आपका नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, रेक्टिफाई द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सिलेक्टिंग द ऑप्शन दैट कैन करेक्ट द हाईलाइटेड इन बोल्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक हाईलाइटेड वर्ड है जो कि आपका दिया हुआ है, उसे हमें रेक्टिफाई करना है, वो गलत है। शी इज़ इंटरेस्टेड ऑन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंटरेस्टेड का जो यूज़ है ना, इंटरेस्टेड का यूज़ दो तरीके से होता है। एक होता है इन में, और ठीक है, इन पहले हम समझते हैं। जब हम इन लिखते हैं तो इन, देखिए उसके बाद क्या आता है, नाउन आएगा या फिर आपका आएगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक है, ठीक है, इंटरेस्टेड इन, ये और इसका मतलब क्या बनेगा, सेंटेंस में क्या बनेगा कि वो किसी जनरल हॉबी, ठीक है, कुछ भी जनरल हॉबी हो गई है, उसको कोई लाइकिंग हो गई, ठीक है, उसमें वो इंटरेस्टेड है वो इंसान। इंटरेस्टेड टू, इंटरेस्टेड टू में आप जब देखेंगे तो देखिएगा कि उसके बाद ना, मतलब जो सेंटेंस है टू के बाद, वो आपका किसी सेंसेस से शुरू हो रहा है। ठीक है, जैसे कि इसको, और इसका जो मीनिंग होगा, इसका मीनिंग होगा क्यूरियोसिटी को दिखाना। ठीक है, ऐसे करके। तो अब हम यहाँ पे देखें, शी इज इंटरेस्टेड ऑन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। यहाँ पे देखिए क्या है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। लर्न क्या है आपका, वर्ब है प्लस उसका आईएनजी फॉर्म है। ठीक है, वो नई भाषा को सीखने में इंटरेस्टेड रहती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन आएगा। अब इंटरेस्टेड टू कहाँ पे आएगा देखते हैं। तो इंटरेस्टेड टू आएगा, ही इज इंटरेस्टेड टू, ही इज इंटरेस्टेड टू सी हु वोन द मैच। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, कोई कोई सेंसेस आ रहा है, मतलब सी, हियर, ठीक है, ऐसे करके, टेस्ट, ये सब। तो यहाँ पे इंटरेस्टेड टू आएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एक सेकेंड, हाँ, अ स्टेटमेंट डिवाइडेड इनटू, ठीक है, पीक्यूआरएस का क्वेश्चन है। तो अब पीक्यूआरएस का क्वेश्चन है हमारा, अब हम देखें कि कैसे शुरू कर सकते हैं। ओके, with intellectual processes similar to humans, the term artificial intelligence, often generalizing or learning from past experiences such as reasoning, discovering meaning, relates to efforts to develop systems. ठीक है, तो यहाँ पे P से शुरू करना ही बेस्ट है। The term artificial intelligence, the term artificial intelligence often, ठीक है, ये एक अच्छा सब्जेक्ट की तरह शुरू हो रहा है हमारा सेंटेंस। तो देखिए, ऑप्शन बी ही एक ऐसा है जहाँ पे पी से शुरू हो रहा है। तो क्या है, एक बार हम वेरीफाई कर लें सही है या नहीं। तो द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफन relates to efforts to develop systems with intellectual processes similar to humans, such as reasoning, discovering meaning, generalizing, or learning from past experiences. Right? PSORQ is the meaningful arrangement of sentences, of the segments given. Okay, next. ठीक है, तो अब हमारा लास्ट पोर्शन आ गया, हमारा पैसेज आ गया। अब तो पहले हम पैसेज को रीड करेंगे, उसके बाद हम अपना क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम पैसेज रीड करते हैं। ठीक है, among the greatest unresolved mysteries of early human civilization is the undeciphered script of the Indus Valley। ठीक है, तो जो हमारी प्राचीन मानव सभ्यता है, हमारी जो अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशन है, ठीक है, उसके सबसे बड़े जो अनसुलझे हुए रहस्य हैं, ठीक है, अमॉन्ग द ग्रेटेस्ट अनरिजॉल्व मिस्ट्रीज, उसमें से है आपका इंडस वैली, यानी कि सिंधु घाटी का, सिंधु घाटी की जो अनसुलझी हुई आपकी लिपि है, स्क्रिप्ट मतलब लिपि। ठीक है, अ ब्रोंज एज सोसाइटी दैट फ्लरिश अराउंड 2600 BCE। ठीक है, तो
अब ब्रोंज एज सोसाइटी, ब्रोंज एज मतलब कांस्य युग, ठीक है, जो आपका 2600 बीसी मतलब ईसा पूर्व में जिसने फ्लरिश किया, जन्म लिया, ठीक है, विच इज़ व्हाट इज़ नाउ पाकिस्तान, जो कि अब पाकिस्तान या नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में है, ठीक है। डिस्पाइट द डिस्कवरी ऑफ ओवर 4000 इंस्क्राइब्ड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो आपका है यहाँ पे आपका 4000 से भी ज़्यादा इंस्क्राइब्ड ऑब्जेक्ट आपका हो गया शिलालेख, या मतलब ये आपका शिलालेख ही आप समझ लीजिए, ठीक है। फ्रॉम सील्स टू पॉटरी फ्रेगमेंट्स, ठीक है, सील्स वही आपका शिलालेख होते थे, ठीक है, उसमें बने होते थे, और मुहरे जिसको कहते हैं, या फिर उनसे लेके पॉटरी फ्रेगमेंट्स जो बर्तनों के अंश या टुकड़े मिले, ठीक है। द सिंबल्स रिमेन रेजिस्टेंट टू इंटरप्रिटेशन, जो आपके उसमें जो भी प्रतीक थे वो आज भी उनकी व्याख्या करना हमारे लिए मुश्किल है, ठीक है। अनलाइक मेसोपोटामियन यूनिफॉर्म और इजिप्शियन हाइरोग्लिफ्स, ठीक है, तो मेसोपोटामिया में भी जो आपकी सभ्यता थी, वहाँ पे ये होते थे, किलाक्षर होते थे, क्यूनिफॉर्म्स जो होते थे किलाक्षर होते थे, या फिर आपका इजिप्शियन, ठीक है, इजिप्शियन जो हो गया, वहाँ पे हाइरोग्लिफ्स होते थे, यानी कि चित्रलिपि होती थी, ठीक है, विच बेनिफिटेड फ्रॉम बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शंस लाइक द रोजेटा स्टोन, ठीक है। अब रोजेटा स्टोन एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, जिनको बेनिफिट मिल गया, उनकी जो लिपियाँ उनमें जो लिखा हुआ था वो हम पढ़ सके, क्योंकि वहाँ पे बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन था। क्या था? बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन मतलब द्विभाषी आपका शिलालेख थे, ठीक है, जिससे उनको समझना आसान था। पर जो इंडस स्क्रिप्ट है, द इंडस स्क्रिप्ट हैज़ नो नोन लिंग्विस्टिक पैरेलल और ट्रांसलेशन की। अब हमारा इधर जो सिंधु घाटी की जो लिपि थी, उसकी कोई मतलब भाषा का समान ऐसा रूप हमारे पास और नहीं था, या फिर कोई ट्रांसलेशन की नहीं थी, ठीक है, अनुवाद करने के लिए हमारे पास और कोई इसका तोड़ नहीं था। द ब्रेविटी ऑफ द इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, ये जो इंस्क्रिप्शंस थे ये बहुत छोटे छोटे लिखे हुए थे, ठीक है, ऑफन कंसिस्टिंग ऑफ फ्यूअर देन 5 कैरेक्टर्स, आपके 5 से भी कम अक्षरों में लिखे हुए ये थे, ठीक है। फर्दर कॉम्प्लिकेट्स एफर्ट, जो कि और मुश्किल बना देते थे इनको समझने में। सम स्कॉलर्स इवन क्वेश्चन वेदर द सिंबल्स कॉन्स्टिट्यूट अ फुल्ली डेवलप्ड राइटिंग सिस्टम, ठीक है, तो कुछ जो आपके ये विद्वान थे वो इस बात पर भी आपका ऐसे सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये जो आपके अक्षर थे, मतलब ये जो आपके सिंबल्स थे, ये किसी मतलब फुल्ली डेवलप्ड राइटिंग सिस्टम, यानी कि पूरा आपका एक विकसित आपका सिस्टम के का पार्ट थे भी या नहीं, ठीक है। और आर इंस्टेड प्रोटोलिटरेट मार्कर्स डिनोटिंग क्लैन, ट्रेड और रिचुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है, या फिर ये बस किसी क्लैन यानी किसी कुल, ठीक है, व्यापार या धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दर्शाने वाले प्रारंभिक साक्षर थे, ठीक है, जो हमें आगे नहीं पता चला। द सिविलाइजेशन सडन डिक्लाइन coupled with its script silence leaves historians with tantalizing fragments of a lost world, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो आपका सिंधु घाटी है उसका अचानक पतन हो गया, ठीक है, और इसकी लिपि भी जो है हमें कुछ समझा नहीं पाई, ठीक है, जो कि जो आपके इतिहासकार थे वो एक मतलब उनके लिए बस टेंटलाइजिंग फ्रेगमेंट्स मतलब टूटे हुए टुकड़ों के, आपके मतलब दिलचस्प टुकड़ों के को छोड़ जाती है, ठीक है, एक लॉस्ट वर्ल्ड में। ऑर्गेनाइज टेक्नोलॉजिकली एडवांस येट एनिग्मेटिक इन वॉइस, जो कि बहुत ही आपका एक ऐसी दुनिया थी सिंधु घाटी, जो कि बहुत व्यवस्थित थी और तकनीकी रूप से बहुत उन्नत थी, ठीक है, पर उसकी आवाज़ हमेशा रहस्यमयी रह गई, ठीक है। Until a breakthrough occurs, the Indus script stands as both a symbol of human ingenuity and the limits of our understanding, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे जो है कि जब तक कोई आपका बड़ी सफलता हमारे ऐसे हाथ नहीं लगती, तब तक जो हमारी सिंधु घाटी की स्क्रिप्ट है, इंडस स्क्रिप्ट है, जो वो मानव की सरलता, ठीक है, एंड द लिमिट्स ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग, और हमारी समझ की सीमाओं का
प्रतीक बन के खड़ी है। ठीक है, तो ये इसका मतलब था। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। विच फीचर ऑफ द इंडस स्क्रिप्ट मोस्ट हिंडर्स इट डिसाइफर डिसिफरमेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। डिसिफरमेंट मतलब उसको समझना, उसको डिकोड करना। ठीक है, डिसाइफर करना। तो the extremely short length of the discovered inscriptions, its absence from major historical archives and libraries, the damage sustained by most archaeological artifacts, the destruction of early recording attempts in colonial times। तो आपका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा था ना कि जो आपका ये था, हाँ, द ब्रेविटी, ब्रेविटी मतलब बहुत छोटा, ठीक है, ब्रीफ ऑफ इंस्क्रिप्शंस ऑफन कंसिस्टिंग ऑफ फ्यूअर देन 5 कैरेक्टर्स। ठीक है, इसको समझने में और दिक्कत करती थी, एक्सट्रीमली शॉर्ट लेंथ। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डज द इंडस स्क्रिप्ट डिफर फ्रॉम इजिप्शियन हायरोग्लिफ्स एंड क्यूनिफॉर्म एज स्टेटेड इन द टेक्स्ट। ठीक है, तो अब हम देखें यहाँ पे, it lacks bilingual text that aid in interpretation. It was designed exclusively for use in religious rituals. It uses vertical rather than horizontal symbol placement. It evolved independently from any known language family। ठीक है, तो यहाँ पे यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता में और इजिप्शियंस हायरोग्लिफ्स यानी उनकी चित्रलिपि में और क्यूनिफॉर्म जो मेसोपोटामिया वाली रीजन में आपका मिले थे, उसमें क्या डिफरेंस है? उनमें जो डिफरेंस है वो यहाँ लिखा हुआ है कि मेसोपोटामियन यूनिफॉर्म और इजिप्शियन हेरोग्लिफ्स विच बेनिफिटेड फ्रॉम बायलिंगुअल इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, उनकी जो द्विभाषी थी, ठीक है, उनके जो शिलालेख थे वो द्विभाषी थे, हमारे नहीं थे। ठीक है, यहाँ लिखा है ना, इंडस स्क्रिप्ट जो है उसकी कोई लिंग्विस्टिक पैरेलल या अनुवाद करने की कुंजी हमारे पास नहीं थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इट लैक्स बायलिंगुअल टेक्स्ट दैट एड इन इंटरप्रिटेशन। ठीक है, उनको समझने के लिए जो मदद करे, ऐसे द्विभाषी के टेक्स्ट जो थे हमारे पास नहीं थे। नेक्स्ट, what can be reasonably inferred about the scholarly debate surrounding the Indus script? Okay, researchers believed it was copied from Mesopotamian models. Some doubt whether it qualifies as a true writing system. Many think it encodes mathematical formulas in disguise. Scholars widely agree that it is merely ornamental। ठीक है, तो देखिए ये तो नहीं है कि हमारा कॉपी था मेसोपोटामियन मॉडल से। सम डाउट वेदर इट क्वालिफाइज एज अ ट्रू राइटिंग सिस्टम, ये हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि जो स्कॉलर्स थे इवन क्वेश्चन वेदर द सिंबल्स कॉन्स्टिट्यूट अ फुल्ली डेवलप्ड राइटिंग सिस्टम, राइट। तो यही तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा कि मैनी थिंक इट इनकोड्स मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं, ऐसा कुछ नहीं था। या स्कॉलर्स वाइडली अग्री दैट इट इज़ मेयरली ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे से कहा गया है कि बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड वो आपके थे, ठीक है, जो हम डिकोड ही नहीं कर पाए। नेक्स्ट, चूज द एंटोनिम ऑफ ब्रेविटी एज यूज इन द पैसेज। ठीक है, तो हमें ब्रेविटी का एंटोनिम यानी विलोम जानना है। देखिए ब्रेविटी का मतलब होता है वेरी शॉर्ट, ठीक है, या फिर ब्रीफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो उसका ये होगा ए लेंथीनेस, राइट, लेंथीनेस ही होगा, लेंथीनेस मतलब लंबा लिखा हुआ। वेगनेस, क्लैरिटी, ऑब्सक्योरिटी, ये सब नहीं होगा। वेगनेस का मतलब होता है आपका, वीकनेस हो गया जैसे अस्पष्ट, ठीक है, क्लैरिटी हो गया स्पष्ट, और ऑब्सक्योरिटी भी हो गया अस्पष्ट। वीकनेस और ऑब्सक्योरिटी सेम होता है, तो ऑप्शन ई लेंथीनेस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, what best describes the tone of the passage? Okay, alarmed by its potential cultural bias, alarmed by its potential cultural bias, यहाँ पे कोई cultural bias की बात नहीं करी जा रही, ठीक है। reverent and intrigued by its mystery, okay, ये देखते हैं कि ये हो सकता है या नहीं। नेक्स्ट, न्यूट्रल एंड फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, नहीं न्यूट्रल तो नहीं है, और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की यहाँ पे कोई बात नहीं करी गई, यहाँ पे इंडस वैली के स्क्रिप्ट की बात करी गई है, ठीक है। नेक्स्ट, डिसमिसिव एंड स्केप्टिकल ऑफ इट्स ऑथेंटिसिटी, बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल भी इसके ऑथेंटिसिटी यानी ओरिजिनलिटी, स्केप्टिकल हो गया आपका डाउटफुल, ठीक है, किसी चीज़ पे अविश्वासजनक एक आपका प्रतिक्रिया होना, ठीक है। ऑथेंटिसिटी आपका हो गया ओरिजिनलिटी, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसकी ओरिजिनलिटी पर डाउट किया जा रहा है, ठीक है, या डिसमिस किया जा रहा है।
तो आपका ऑप्शन बी सही है। रेवरेंट एंड इंट्रीग्यूड बाय इट्स मिस्ट्री। रेवरेंट मतलब आपका रिस्पेक्टफुल, ठीक है। इंट्रीग्यूड मतलब फैसिनेटिंग, ठीक है। ये हो गया आपका फैसिनेटिंग। तो यही होगा, क्योंकि ये देखिए, द सिविलाइजेशन सडन डिक्लाइन कपल्ड विद इट्स, हाँ ठीक है, ये तो ठीक है। Until a breakthrough occurs, the Indus script stands as both a symbol of human ingenuity and the limits of our understanding, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग की सीमाओं के बारे में बात हो रही थी। और एक और जगह यहाँ पे लिखा हुआ था, हाँ, ऑर्गेनाइज टेक्नोलॉजिकली एडवांस येट एनिग्मेटिक इन वॉइस, ठीक है। जो आपका हिस्टोरियन है वो अभी भी इसके मतलब जो इसके अवशेष अभी हमें मिले हैं उससे बहुत ही ज़्यादा इंट्रिग्यूड हो गए हैं, ठीक है, जो कि अभी भी मिस्ट्री है हमारे लिए, ठीक है। तो ऐसे हमारे 20 क्वेश्चन आज के कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम।